हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड विजय भारद्वाज। सो स्पेशली आज ये जो वीडियो मैं अभी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका खास पर्पस क्या है? देखिए, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा आंसर सर कैसे लिखें। बड़े परेशान रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो कुछ इस वीडियो में मैं 7 से 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। प्लीज़ अपनी डायरी या नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे क्या है ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जब भी आप आंसर राइटिंग करो, क्योंकि अभी स्पेशली आप लोगों ने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का सिलेबस के साथ साथ आप लोगों ने उनको रिवाइज भी कर लिया है 1 से 2 बार 3 बार। ठीक है, तो अब बात आती है राइटिंग की, क्योंकि भाई आपका जो फाइनल बैटल है ना, वो राइटिंग ही है। जो अच्छा लिखेगा, जो अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो एग्जामिनर को खुश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो ज़्यादा मार्क्स फेच करके ले जाएगा, ज़्यादा मार्क्स फेच करके ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, कि हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर बेस्ड आंसर्स। हाउ टू राइट परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आंसर्स, कि आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको कुछ 2-3 पॉइंट समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम समझेंगे कि भाई आंसर्स आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले वाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, सीबीएसई कुछ भी क्वेश्चन पूछे भैया, वो डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, सबसे पहले एनसीईआरटी से ही पूछती है वो। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जो भी आपका एग्जामिनर वहाँ बैठे होंगे, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, उनको पता होगी एनसीईआरटी की डिफाइन टर्म्स एग्जांपल्स। तो वो भी यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बच्चा आएगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट लिखेगा और मैं उसको भर भर के नंबर दे दूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करते हैं, नंबर मिलते हैं पर कम मिलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, CBSE sample papers and making marking schemes strictly based on NCERT। देखिए, CBSE कोई भी सैम्पल पेपर बना रहा है या कोई भी मार्किंग स्कीम बना रहा है, वो सारा का सारा बेस्ड ऑन होता है NCERT। सो इसीलिए देयर फॉर NCERT इज इसेंशियल टू स्कोर फुल मार्क्स। वही NCERT ही इनफ है, आप उसको पढ़ो, उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखो, देखो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे भाई, फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टेप 1 अपन डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी समराइज करते हैं, आप लिखते जाना प्लीज। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। भाई सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसे एक बार नहीं, आप 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए कहना क्या चाहता है। आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझोगे कि वो बोल क्या रहा है। क्वेश्चन डिफाइन करने को बोल रहा है, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, लिस्ट, जस्टिफाई, डिफरेंशिएट या एलैबोरेट करने को बोल रहा है। कभी कभी ऐसा भी आएगा, कमेंट इन योर वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको एक कीवर्ड से समझाता हूँ। जैसे किसी भी क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे बोला, क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 4-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो भैया एक लाइन डालो, यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखो या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखो। अब बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा मुझे क्या करना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है। वो डायरेक्ट करने लगेगा एक्सप्लेन। तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलने हैं जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, लुक केयरफुली फॉर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। भैया कीवर्ड्स को समझो, कहना क्या चाह रहा है, यही कीवर्ड्स हैं आपके, समझ में आया? चेक द मार्क्स अलॉटेड बिफोर द आंसरिंग। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके आगे देख लो 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, उसके बेस पे आंसर लिखो। ठीक है, अब 1 नंबर का है, जरूरी तो ना 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखते ही जा रहे हो, नहीं भाई, 1 नंबर के क्वेश्चन में लिमिटेड लिखो। 1 मार्क क्वेश्चन रिक्वायर वेरी ब्रीफ आंसर, वेरी सिंपल, कि भैया 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो बहुत ब्रीफली लिखना पड़ेगा आपको, 2-3 लाइन। 3 से 5 नंबर के बीच में होगा तो उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स डालने पड़ेंगे विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना समझ लो आंसर में मजा नहीं आता। फिर लास्ट, अंडरलाइन और सर्कल कीवर्ड्स ड्यूरिंग रीडिंग टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपके आगे कोई भी क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आप अपने हाथ में पेन रखें और उस क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड हो उसको अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें, जिससे आपको आंसर लिखने में हेल्प होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टिप्स और बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है आपने यहाँ पढ़ा, थोड़ा सा ना एक्टिव रिकॉल कीजिए कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे। थोड़ा रफ में, पीछे एक रफ पेज होता है, उधर जाके नोट डाउन कर लो कि मैं लिखूंगी क्या या लिखूंगा क्या। उससे क्या है, क्लैरिटी मिल जाती है, आंसर अच्छा लिख जाता है उससे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं,
क्वेश्चन पढ़ा, लिखना स्टार्ट किया, और लिखते लिखते फिर उन्हें याद आता है अरे जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थी वो तो मैंने फुलफिल ही नहीं की, फिर वो यहाँ लिखते हैं जो भी रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, तो मतलब नहीं बनता। तो पहले ही ये रफ वर्क में कर लो, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा, अच्छा आंसर लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, बिगिन विथ एनसीईआरटी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे मैंने बताया भाई, अच्छा आंसर लिखना है तो वो एनसीईआरटी को ही आपको एक सोर्स बनाना पड़ेगा। तो भैया यूज एग्जैक्ट डेफिनेशंस इन एनसीईआरटी वेयर इज पॉसिबल। भैया एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो, एनसीईआरटी की लिखो, समझ में आ रहा है, अपनी ओन लैंग्वेज यूज मत करो। स्टार्ट आंसर विद अ क्रिप्स एनसीईआरटी स्टेटमेंट। कोई भी आंसर है अगर लगता है कोई स्टेटमेंट से स्टार्ट हो सकता है तो एनसीईआरटी से लिखो। तीसरा, अवॉइड कैजुअल पर्सनल लैंग्वेज इन थ्योरी आंसर्स। भाई बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब उन्हें लगता है नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा फिर तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ही है, पर हमेशा प्रायोरिटी इस चीज़ को दीजिए, ठीक है। ये वाला कि अवॉइड कैजुअल पर्सनल लैंग्वेज इन थ्योरी आंसर्स। बच्चे क्या अपनी पर्सनल लैंग्वेजेस को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लीज़ अवॉइड इट। लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो पेपर बनता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो एक्सप्लेनेशन तो आप खुद के वर्ड्स में कर सकते हो, पर मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट मस्ट बी एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये ध्यान रखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन खुद के वर्ड्स में होनी चाहिए, पर कॉन्सेप्ट पूरा रिलेटेड एनसीईआरटी होना चाहिए, जैसा आपकी क्लासेस में आपके टीचर समझाते हैं, ठीक है। स्टेप 3, स्ट्रक्चर योर आंसर। कैसे करोगे भैया, सिंपल है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। कई बार आपकी क्लासेस में टीचर ने बताया होगा, मैं भी वही बता रहा हूँ कि देखो भैया इंट्रो में आप क्या लिखोगे, डिफाइन या फिर मेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनी एनसीईआरटी इन सेंस सब्जेक्ट रिलेटेड, डिफाइन और मेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। बॉडी में आप देखो, नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी आंसर्स को लिखना कैसे स्टार्ट करते हो, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसकी डिफाइन लिखोगे, डिफाइन के बाद फिर आप उस डिफाइन के बारे में इलेबोरेट करते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन रिटन इन पॉइंट्स इन शॉर्ट पैराग्राफ, यूज बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, और नंबरिंग फॉर क्लैरिटी। बुलेट पॉइंट्स में से आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आपका आंसर इससे और अच्छा लगेगा, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, समरी लाइन, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन पॉइंट्स, मेक आंसर सीट नीट। भाई नॉर्मल सी बात है, स्पेस छोड़िए, जिससे क्या है आपकी आंसर सीट नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। देखो अगर मैं स्पेशली बात करूँ सोशल साइंस में, तो कहाँ पॉसिबल है डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बनाना, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी और हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और साइंस में तो आपको पता ही है, साइंस वाले टीचर बता देंगे भाई इतना एसएसटी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, diagrams are very important geography and economics. Draw neat and well labeled diagrams using a pencil. देखो अगर आप स्पेशली आप डायग्राम बना रहे हैं तो आप पेंसिल का यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो पेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन लेबल्स क्लियरली। देखो आप कभी लेबलिंग करते हो, ऐसे जैसे कोई भी वर्ड लिखा आपने, ठीक है, उस वर्ड के नीचे लेबल करोगे कि ये कीवर्ड है, तो हमेशा ना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए टेढ़ा। इवन if not asked, correct diagram can help a एक्स्ट्रा मार्क्स। हाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई नॉर्मल सी बात है, आपका ये क्वेश्चन था, आपने इसको आंसर लिखा, मान लो ये जो टेक्स्ट जो भी आपने लिखा यहाँ पे कंटेंट वो उतना ठीक नहीं है, पर आपने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो हो सकता है आधा मार्क्स यहाँ मिल जाए, आधा यहाँ मिल जाए, और आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन था हो सकता है 4.5 मिल जाए। तो भैया नॉर्मल सी बात है, डायग्राम से इतनी हेल्प हो जाती है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5, राइट टू द पॉइंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डू नॉट ओवर राइट आंसर अननेसेसरीली। कुछ बच्चे होते हैं एक ही चीज़ को बार बार यहाँ लपेटेंगे, फिर वो दूसरी स्टेटमेंट में लपेटेंगे, तो भैया ओवर राइटिंग से बचो। स्टिक टू द वर्ड लिमिट मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। वर्ड लिमिट बोल दी 30 वर्ड, तो बस इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है, 30 से 32 हो जाए, 35 हो जाए, ऐसा नहीं है तुम 50 45 में ख़त्म कर रहे हो, मतलब नहीं बनता, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया, बताया मैंने अभी, ये जो ओवर राइट और सेम आइडिया क्या है, ये आपने यहाँ लिखा फिर वही चीज़ आपने यहाँ उसी से मिलता जुलता है, उसी से मिलता जुलता है, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर चिढ़ जाता है, समझ में आया। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कीवर्ड्स। भाई जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप अपने आंसर्स में लिख रहे हो उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट समझो। अगर कोई भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमेशा उसमें 2-3 क्लियर पॉइंट्स डालो कि 1
2 3 ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप आंसर, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 से 6 रिलेवेंट पॉइंट्स डाल दो, वो भी सफिशियंट है विद एग्जाम्पल, तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा लिख जाएगा, ठीक है। स्टेप 6, यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड डेटा। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस के अंदर आप कोई भी कोट, कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट्स ये डालना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी की टेबल से या एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, ठीक है। सेम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल्स आप देना चाहते हो तो भी तभी वो एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, ठीक है। कोई लिटरेचर बुक होगी जैसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस कोट्स होना चाहिए। कोई भी डेटा वगैरह, तो समझ रहे हो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जामिनर होगा वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आएगा तो वो भी यही एक्सपेक्ट करता है बच्चा एनसीईआरटी से रिलेटेड आंसर लिखे, और जब वही चीज़ें उसे मिलती है तो अच्छे खुश हो जाता है, वो बढ़िया तरीके से मार्क्स देता है फिर वो तुम्हें। दिस शोज स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रिपरेशन इन द टू द एग्जामिनर। भाई नॉर्मल सी बात है, कुल मिला के क्या है, एनसीईआरटी को ही बाइबल मान लो, उसी से चीज़ें करो, वहीं से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट, मैनेज टाइम वाइल आंसरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये अभी से करना आप स्टार्ट कर सकते हो, फाइनल एग्जाम में तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कैसे? एलोकेट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर जैसे कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 से 2 मिनट लगने चाहिए बस। और कैसे टाइम पेपर में कैसे बचा सकते हो? अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो इजी लग रहा है पकड़ लो तुरंत, हार्ड लग रहा है बाद में करो, जिससे आपका टाइम सेव होगा। फिर क्या, रिजर्व 10 to 15 मिनट्स। हमेशा कोई भी एग्जाम 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो 10 से 15 मिनट अपना टाइम बचा के रखो ताकि आप रिवाइज कर सको। अगर आपको लगता है कि भाई रिवीजन मतलब ये एग्जाम में देने की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने एग्जाम लिखा, अब लास्ट के 15 मिनट बचाए तो 15 मिनट में आप देख लो कहाँ गलती है या जो भी है, तो आप देख सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचरों को कॉपियाँ छीननी पड़ती हैं, टाइम ओवर हो जाता है, फिर बच्चा कहता है लास्ट रह गया, तो टाइम को पहले से मैनेज करके चलो। फिर क्या लास्ट, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स विद अ टाइमर बिफोर एग्जाम। ये चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर सकते हो आप, कि थोड़ा टाइम लगा ले कि 1 घंटे में मुझे इतने आंसर्स लिखने हैं, तो लिखने हैं, समझ में आया, एग्जाम वाला फील लेके बिल्कुल। चलिए स्टेप 8, वीडियो लेंथ लंबी हो रही है, ख़त्म करता हूँ मैं बस। स्टेप 8, प्रेजेंटेशन सकी। तो जो इसमें क्या है, राइट इन अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। भैया ऐसा लिखो कि समझ में आए, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कचड़ा सा कर दिया, टीचर का दिमाग खराब हो जाए। यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, लॉन्ग आंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ताकि आंसर्स क्लियरली दिख सके। अंडरलाइन कीवर्ड्स यूजिंग रूलर मतलब पेंसिल का यूज़ कर सकते हो आप आंसर्स में, कोई भी आंसर में अगर कोई भी वर्ड को या कीवर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हो। मेंटेन प्रॉपर मार्जिन्स बोथ साइड्स पेज। देखो मार्जिन क्या होता है, जैसे मान लो ये पेपर है आपका, ठीक है, ये पेज है आपका, ठीक है, ये पेज में आप मार्जिन यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे करके लाइन डालो, फिर आप इसके बीच में आंसर लिखना स्टार्ट करो, अच्छा लगता है, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। भाई प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो एग्जामिनर खुशी हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, जिससे क्या कर सकते हो, सीबीएसई के भाई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको रेगुलरली लिखो, ठीक है। मार्किंग स्कीम्स, अंडरस्टैंड आंसर ये क्या एक्सपेक्टेशन, भैया देखो उसमें मार्किंग लिखा रहता है ना, कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में से 1 नंबर इंट्रोडक्शन पे मिलेगा, 2 नंबर बॉडी पे मिलेगा, जैसे भी लिखा रहता है तो मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर आंसर शीट्स। आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई टॉपर ने लास्ट टाइम कैसे लिखा था, मैंने कैसे लिखा है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, डोंट वरी। दिस हेल्प्स अलाइन टू राइटिंग आंसर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ से फिर आप लोगों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लास्ट पॉइंट, रिवाइज स्मार्टली फॉर एग्जाम। अभी 1 महीना है, रिवाइज करने का टाइम है, तो रिवाइज ओनली एनसीईआरटी फाइनल डेज, फोकस, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डायग्राम, एग्जांपल्स, ये सारे के सारे पुट करने हैं, तो आपको यहाँ इन चीज़ों पे फोकस भी करना पड़ेगा। हाईलाइट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस, क्विकली रिवीजन। भाई नॉर्मल सी बात है, जितनी भी हाईलाइट हाईलाइट कर लो उन लाइंस को जो भाई एनसीईआरटी में आपको रिवीजन क्विक रिवीजन करने में हेल्प हो। डू नॉट स्टार्ट न्यू रेफरेंस बुक्स इन द लास्ट मोमेंट। हाँ भाई इस वक्त ना कोई भी बुक को आप बिल्कुल भी कोई कि हाँ चलो नई बुक उठा लेते हैं उससे कर लेते हैं, बिल्कुल बेकार है, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये क्या फाइनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, सीबीएसई डज नॉट रिवॉर्ड लेंथी आंसर्स। ये आप समझ लो कि बहुत सारे बच्चे लंबे लंबे आंसर्स लिखूंगा तो सीबीएसई में जो भी एग्जामिनर बैठा होगा मुझे आंसर नंबर दे देगा बढ़िया तरीके से। नहीं भैया, ये बिल्कुल जो आपने
धारणा पाल रखी है, गलत है। ठीक है, इट रिवॉर्ड्स क्लैरिटी, आप छोटा आंसर लिखो, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एनसीईआरटी नॉलेज इंश्योर्स हाई स्कोर, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो अच्छा स्कोर मिलेगा। समझ में आया? ये वीडियो में इतना ही समझाना था। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो भाई कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं ये पीडीएफ ही अलग से भेज दूंगा, यहाँ से नोट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच।